हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग राइट टू फ्रीडम देखेंगे। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक में दिया गया है। आज हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में लिखा है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अपना बोलने का और एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होगा। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, बिना हथियारों के पीसफुल तरीके से इकट्ठा होने का। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन बनाना, यूनियन बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, इसका भी फ्रीडम है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में कहीं भी घूमने के लिए जाना है, ऐसे भी जाना, उसकी फ्रीली जा सकते हैं, कोई उसमें बाध्यता नहीं है। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और सेटल डाउन होने के लिए, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट जाने के लिए पूरी फ्रीडम है। और लास्ट है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड ऑफ बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन में वो एंगेज हो सकता है और किसी भी तरीके का ट्रेड या बिजनेस वो कर सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि उसको क्या करना होगा। इसमें पहले ये 7 थे, अब बीच में जो सब क्लॉज एफ है वो डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये था राइट पर्टेनिंग टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, ये राइट किसको अवेलेबल है? ये केवल सिटीजन्स को है और शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी को है। शेयर होल्डर्स कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ वायोलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड द कंपनी मे बी ज्वाइंड इन सच प्रोसीडिंग विद प्रॉपर प्लीडिंग। कोई भी लॉ को शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी वो चैलेंज कर सकते हैं कि इससे उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है एज ए शेयर होल्डर। तो किसको अवेलेबल है ये राइट? ये छह फ्रीडम ये सिटीजन्स को है और शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। किसको नहीं अवेलेबल है? ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, लीगल एंटिटीज को अवेलेबल नहीं है, जैसे कंपनीज या कॉर्पोरेशन वगैरह। अच्छा, ये राइट्स तो दिए गए हैं, फ्रीडम तो दी गई है, लेकिन ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब क्लॉज ए है, 19(1) का सब क्लॉज ए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जब वो फ्रीडम है कि हर सिटीजन को कि वो अपनी व्यूज, अपने ओपिनियंस, बिलीफ्स और कन्विक्शंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। उसके क्या व्यूज है, उसके ओपिनियन क्या है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, वो क्या उसको लगता है, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। इसमें राइट टू स्पीच इंक्लूड करता है राइट टू साइलेंस, किसी को बोलने के लिए मजबूर नहीं कर किया जा सकता, वो साइलेंट रहना भी उसका अधिकार है। राइट, फ्रीडम ऑफ नॉट लिसनिंग, वो नहीं सुनना चाह रहा है किसी को तो उसकी भी फ्रीडम है, वो ना सुने। फ्रीडम ऑफ नॉट बीइंग फोर्स्ड टू लिसन, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता लिसन के लिए, सुनने के लिए, ये भी इसी में शामिल है। किस प्रकार का ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस मोड से हो सकता है? ये मुंह से बोला जा सकता है, पिक्चर दिखा करके, राइटिंग में हो सकता है, प्रिंटिंग हो सकता है, फिल्म के थ्रू हो सकता है, मूवी के थ्रू हो सकता है, या किसी अन्य माध्यम से भी ये एक्सप्रेशन हो सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इस फ्रीडम पे, बोलने के अधिकार पे, एक्सप्रेशन के अधिकार पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। वो कब लगाए जा सकते हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और देश की सुरक्षा के इंटरेस्ट में, दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस के इंटरेस्ट में, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में, डिसेंसी एंड मॉरलिटी के इंटरेस्ट में, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इस अधिकार पे। किस रिलेशन में? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डिफेमेशन हो, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो, किसी अपराध के लिए उकसाना, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, तो इस रिलेशन में ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जो ये अधिकार दिया गया है, ये बैलेंस बनाना चाहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में और पब्लिक डिसेंसी एंड मॉरलिटी के बीच में। पब्लिक डिसेंसी और मॉरलिटी को वायलेट करके, ताक पे रख करके ये अधिकार नहीं यूज किया जा सकता है। ये अधिकार आपको इलीगल या इमोरल एक्ट्स करने के लिए फ्रीडम नहीं देता है।
और किसी दूसरे का ऐसा अधिकार छीनने का भी अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ डिसीजंस दिए हैं, इसमें उन्होंने बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में क्या क्या शामिल है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम टू प्रोपोगेट वंस व्यूज, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज, फ्रीडम टू कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ये सारे अधिकार उन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सारे अधिकार शामिल हैं इसके अंदर। अच्छा, आप सब क्लॉज बी पे आ जाते हैं। फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग पीसफुली विद एंड विदाउट आर्म्स। सारे सिटीजन्स के पास ये अधिकार है कि वो पीसफुली असेंबल और इकट्ठे हो जाएं, और लेकिन आर्म्स नहीं होने चाहिए उनके पास। ये नहीं कि बंदूक और दगल लेकर के इकट्ठे हो जाए। इसमें क्या क्या शामिल है? राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग करने का अधिकार, राइट टू होल्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, और राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, जुलूस निकालने का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या क्या नहीं शामिल है? वायलेंट, डिसऑर्डरली, राइटियस असेंबली। जो वायलेंट हो, जो ग्रुप इकट्ठा हो गया, जो बहुत वायलेंट हो, राइट्स करना चाह रहा हो, वो शामिल नहीं है इस अधिकार के अंदर। असेंबली दैट कॉजेज ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, जो शांति को भंग करती है, जो लोगों का इकट्ठा होने से, वो भी शामिल नहीं है। अगर आर्म्स लेकर के इकट्ठा हुए हैं तो वो भी शामिल नहीं है। राइट टू स्ट्राइक भी नहीं है इसके अंदर शामिल। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इसमें भी लगा सकती है गवर्नमेंट। क्यों लगा सकती है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी को यूज कर, ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, इसी को यूज करके गवर्नमेंट ने धारा 144 बनाई सीआरपीसी 1973 की। इसके तहत फ्रीडम ऑफ असेंबलिंग पे जब कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं, इसमें डीएम या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं, और इसमें असेंबली मीटिंग और प्रोसेशन पे रोक लगा सकते हैं डीएम वगैरह। ऐसा वो कब ऑर्डर इशू कर सकते हैं? जब वो ऐसा रिस्क हो, ऑब्स्ट्रक्शन, अनॉयंस और डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर मानव के जीवन को अधिक खतरा दिखाई पड़ रहा हो, या उसके हेल्थ या सेफ्टी को, तो या फिर कोई रॉयट होने का खतरा हो, तो डीएम एसडीएम ऐसा ऑर्डर इशू कर सकते हैं। इसी तरह इंडियन पिनल कोड में धारा 141 है, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा अनलॉफुल हो जाता है। 5 या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना अनलॉफुल हो जाएगा अगर वो गवर्नमेंट या इसके ऑफिशियल्स को अपनी पावर अधिकार करने से रोकते हैं, कोई भी कानून के पालन को रोकते हैं, कोई भी मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, किसी भी पर्सन को फोर्स करते हैं जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, उसको फोर्स करते हैं 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठा होकर के, तो वो भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्लॉज सी, सब क्लॉज सी है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना, कंपनी बनाना, पार्टनरशिप बनाना, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन, सब बनाने की फ्रीडम है पूरी। और इसमें ये नेगेटिव राइट भी है कि हमारी मर्जी नहीं है बनाने की या ज्वाइन करने की ऐसी एसोसिएशन या यूनियन को, तो वो भी हमें राइट है कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे या नहीं बनाएंगे। और अगर हम पहले से बना रखे हैं तो उसको हम कंटिन्यू करने का भी राइट है। ये इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, मोरालिटी के लिए गवर्नमेंट इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। और ये किसी एसोसिएशन का रिकॉग्निशन ऑब्टेन करना ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, लेकिन हमको बनाने का अधिकार है। और किसी व्यक्ति का, किसी सिटीजन का ये भी फंडामेंटल अधिकार नहीं है कि किसी एसोसिएशन का वो मेंबर बन ही जाए।
उसको मना भी किया जा सकता है मेंबर बनने से। सब क्लॉज डी, फ्रीडम टू ऑफ मूविंग फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में फ्रीली घूमने की आजादी। ये नेशनल फीलिंग प्रमोट करने के लिए ये छूट दी गई है, इसलिए कोई भी सिटीजन पूरे देश में कहीं भी जा सकता है फ्रीली, कहीं कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा सकता है और एक स्टेट के अंदर भी एक शहर से दूसरे शहर जा सकता है। इस पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, किस ग्राउंड पे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। उनके कुछ स्पेसिफाइड एरियाज होते हैं, वहां पे जाने में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये केवल देश के अंदर जाने के लिए है। सब क्लॉज ये देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ रिजाइडिंग एंड सेटलिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, किसी भी देश के किसी भी पार्ट में जाने के लिए, रहने के लिए और सेटल करने के लिए है। भारत के नागरिकों को ये छूट है कि वो भारत के किसी क्षेत्र में जाकर के रह सकते हैं और सेटल डाउन कर सकते हैं, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये टेम्परेरी स्टे भी हो सकता है, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। ये परमानेंट स्टे भी हो सकता है, वो घर बना करके रह सकते हैं। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अच्छा, ये लास्ट है सब क्लॉज जी, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है कोई भी व्यक्ति, और कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, कैरी ऑन कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि आपको कौन सा बिजनेस करना है या कौन सा प्रोफेशन या ट्रेड में इन्वॉल्व होना है, ये गवर्नमेंट नहीं बताएगी, और गवर्नमेंट किसी को रोक भी नहीं सकती है। इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। देखिए, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है। प्रिस्क्राइब दी, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो प्रिस्क्राइब करे कि प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होंगी जरूरी किसी प्रोफेशन को कैरी करने के लिए, या फिर किसी ऑक्यूपेशन में या ट्रेड या बिजनेस में जाने के लिए क्या प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी, तब आप उस प्रोफेशन या बिजनेस में जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, और गवर्नमेंट खुद भी बिजनेस में जा सकती है, बिजनेस कर सकती है किसी कॉर्पोरेशन के थ्रू जो ये खुद ओन करती है या कंट्रोल करती है, और ये किसी बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस में जा सकती है, और वो आम जनता को उस प्रोफेशन या बिजनेस में बार भी कर सकती है जाने से, या तो कंप्लीटली या पार्शियली, कि आप आम जनता इस बिजनेस या इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे। कौन सी एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड है इसमें? इमोरल ऑक्यूपेशन, प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग और इन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ये सब इसमें इसके तहत इसमें अलाउड नहीं है। नॉक्सियस और डेंजरस ऑक्यूपेशंस, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड, एक्सप्लोसिव, हार्मफुल ड्रग्स वगैरह, ये इस आर्टिकल के तहत इसकी छूट नहीं मिलेगी आपको। ये इसमें यही सेम चीज को डायग्राम के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाया गया है, जिसे आप याद करने में आपको आसानी होगी। रीजनेबलनेस, किसी भी रेस्ट्रिक्शन को जो इम्पोज किए जाते हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नॉर्म्स ले डाउन किए हैं और क्राइटेरिया बनाए हैं।
वो काफी सारे हैं, जैसे नेचर ऑफ द राइट टू हैव इंफ्रिंज, अंडरलाइंग पर्पस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड, इस तरह की कई क्राइटेरिया बनाए हैं जिसके बेसिस पे ये डिफाइन होगा कि ये रीजनेबल है कि नहीं रेस्ट्रिक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।